हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ एआई फॉर बिजनेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एआई फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स, गवर्नेंस एंड रेगुलेशन ऑफ एआई एंड की चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस फॉर द एआई हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एआई फॉर बिजनेस मैनेजमेंट। तो कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं जो बिजनेस इस्तेमाल कर रहा है विथ द हेल्प ऑफ एआई। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एआई फॉर बिजनेस मैनेजमेंट आर रीशेपिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, मेक डिसीजंस एंड इंटरेक्ट विथ द कस्टमर। ठीक है, तो जब हम बिजनेस में जब इस्तेमाल करा जा रहा है एआई को, तो वो किस किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहा है। ठीक है, रीशेपिंग में जहाँ पे पहले क्या होता था ओल्ड मेथड से और अब एआई की मदद से क्या क्या चेंजेस आया है वो हम देखने वाले हैं। जहाँ पे वो किस तरह से बिजनेस स्टार्ट होगा, कौन कौन से डिसीजन में एआई हेल्प करेगा और किस तरह से कस्टमर के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। Here are some key AI trends that business are adopting to gain a competitive edge and drive efficiency। तो कौन कौन से है तो वो देखते हैं। फर्स्ट है AI पावर ऑटोमेटेशन एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेटेशन, जो बोला जाता है RPA। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेटेशन। तो इसमें की ट्रेंड्स क्या है कि बिजनेस आर इंक्रीजिंगली यूजिंग एआई टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो रिपीटेटिव टास्क होंगे वहाँ पे एआई का इस्तेमाल करा जा रहा है, जिसकी वजह से इम्प्रूव होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। दिस इंक्लूड द डेटा एंट्री। कौन कौन से ऐसे काम है वो भी हमें याद रखने हैं कि डेटा एंट्री का काम हो गया या प्रोसेसिंग का काम हो गया या कस्टमर सर्विस एक्टिविटीज़, जहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्प कर रहा है एआई कस्टमर को, जो प्रोवाइड करेगा 24/7 सर्विस। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आरपीआई की मदद से एनहांस विथ एआई कैन हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज डिसीजन मेकिंग। कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, वो जल्दी डिसीजन लिया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा एंड डेटा एनालिसिस एंड फिलिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स फॉर द मोर स्ट्रेटेजिक रोल्स। ठीक है, जो काम इंसान का सबसे ज़्यादा, मतलब हम बोलते हैं जब हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, जहाँ पे जो काम जिसको अच्छे से आ रहा है उस काम में उसको रखा जाएगा। तो जो ऐसा काम है जो एआई कर सकता है उसको वहाँ पे पहले करने वाले लोगों को उस काम में शिफ्ट करा जाएगा जहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। फिर है एआई ड्रिवन डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस की हेल्प से। तो की ट्रेंड क्या होंगे उसके, एआई इज़ हेल्पिंग बिजनेस टर्न वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा इनटू एक्शनेबल इंसाइट्स थ्रू द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, जहाँ पे मशीन लर्निंग की एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात हो रही है, वहाँ पे एआई हेल्प करेगा बिजनेस इंटेलिजेंस में, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग थ्रू द रियल टाइम डेटा एनालिसिस। ठीक है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर किस नेचर का प्रोडक्ट लेना पसंद कर रहा है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग होगी जिसकी वजह से एंड एनोमली डिटेक्शन अलाउ द बिजनेस टू स्टे अहेड ऑफ द कॉम्पिटिटर। ठीक है, हम कॉम्पिटिटर से किस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं वो भी हमें एआई करके देगा। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कन्वर्सेशनल एआई, जहाँ पे की ट्रेंड में एआई एम्पावर्ड चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट एंड कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन आर इन्वॉल्विंग थ्रू द एनएलपी एंड कन्वर्सेशन एआई। ठीक है, चैटबॉट्स हो गए जहाँ पे हमने वेबसाइट्स के नीचे जो चैटबॉट्स आते हैं, जहाँ पे हमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हो गए या वर्चुअल असिस्टेंट होगा, वो हमें हेल्प करेगा कि आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हैं हम वो आपका सॉल्व करके देंगे। तो वो क्या होगा, 24/7 कस्टमर सपोर्ट उनको मिलता रहेगा। इसकी इम्पैक्ट ये होगी जिससे की मदद से कस्टमर को एक्सपीरियंस होगा कि वो पर्सनलाइज सर्विस उसको मिल रही है। फिर है एआई एनहांस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो की ट्रेंड क्या होगा इसका, एआई रिवॉल्यूशनाइजिंग सीआरएम सिस्टम बाय इंटरेक्टिंग इंटेलिजेंट चैटबॉट्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड कस्टमर सेगमेंटेशन टू इम्प्रूव इंटरेक्शंस एंड रिटेशन। ठीक है, कस्टमर को किस तरह से हमने इंटरेक्ट करके रखना है और किस तरह से उनको अट्रैक्ट करना है और किस तरह से ऑलरेडी जो कस्टमर है उसको रिटेन करके रखना है, वो भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एआई हेल्प करेगा। जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो हम मोर इफेक्टिव सेल्स टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे कस्टमर को डीपर कस्टमर इंसाइट्स हमें मिलती रहेगी कि कस्टमर का अगर वो कार्ट में ही चीज़ें रखा हुआ है तो क्यों रखा है, उसका जो बजट है वो बजट नहीं है उसको लेने का, तो हम उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करें।
या फिर कोई सेल्स ऑफर प्रोवाइड करें तो इस तरह से उसको, या फिर वो EMI की मदद से भी उस प्रोडक्ट को ले सकता है। तो इस तरह से वेरियस ऑफर्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कस्टमर के बिहेवियर को, मेकिंग इट ईजियर टू एंगेज एंड प्रोवाइड द वैल्यू एट द राइट मोमेंट। फिर होगा प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जहाँ पे की ट्रेंड कहा क्या होगा AI में, AI टूल्स आर नाउ एबल नॉट ओनली द प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड बट ऑल्सो द प्रोवाइड रिकमेंडेशंस ऑन एक्शंस टू द टेक। ठीक है, सिर्फ फ्यूचर ट्रेंड को वो नहीं प्रिडिक्ट कर रहा है, बल्कि और वो ऐसे रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड कर रहा है कि हमें कौन से एक्शंस लेने चाहिए अगर फ्यूचर में ये ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बिजनेस कैन मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजंस, ऑप्टिमाइज प्रोसेस एंड रिड्यूस द रिस्क बाय लिवरेजिंग AI ड्रिवन रिकमेंडेशंस ऑन एवरीथिंग फ्रॉम सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, सप्लाई चेन में सबसे ज़्यादा हेल्प रहेगी कि हमें पता रहेगा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में आने वाले 2 महीनों में बढ़ने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास इनफ स्टॉक होना चाहिए, तो वो हमें AI की हेल्प से पता चलता रहेगा। फिर AI फॉर सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन, AI इज इंक्रीजिंगली यूज टू डिमांड फॉरकास्टिंग। ठीक है, डिमांड कितनी, डिमांड पैटर्न कस्टमर का किस नेचर का है वो हमें पता रहेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, हमारे पास कितना स्टॉक है, हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए वो हमें पता रहेगा। रूटीन ऑप्टिमाइजेशन, कौन सा काम है जो रूटीन नेचर का है जो हो रहा है वो हमें पता होगा। एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इन द सप्लाई चेन, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, रिड्यूस द कॉस्ट कम रहेगा, हमारे पास जितना कॉस्ट होना चाहिए उतना हमारे पास है कि नहीं वो हमें पता होगा, जिसकी वजह से एक्सेस कॉस्ट मतलब एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्ट लेने की, रॉ मटेरियल लेने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट इन लॉजिस्टिक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, AI's एबिलिटी टू एनालाइज लार्ज डेटाबेस सेट, इंप्रूव द फोरकास्टिंग एक्यूरेसी एंड अलाउ बिजनेस टू रिस्पॉन्ड फास्टर टू द मार्केट चेंजेस। जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमारे जो डिसीज़न लेने की क्षमता है वो इस तरह से चेंज होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो काम हमारा जो डेटा सेट हमने इम्प्रूव हम इस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, फोरकास्टिंग की मदद से। AI फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, AI इज़ बीइंग अप्लाइड टू ऑटोमेटेड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस, जहाँ पे पहले एक साथ 1000 एप्लीकेशंस आई है, लेकिन वहाँ पे हमने एक पर्टिकुलरली बोला हुआ कि BCom करे हुए ही स्टूडेंट्स, मतलब BCom करे हुए ही कैंडिडेट हमने चाहिए, तो जो BCom नहीं करा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे AI की मदद से रिजेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे हमारा टाइम बचेगा। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूशन एंड वर्क फोर्स प्लानिंग में भी AI मदद करता है। ठीक है, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन भी हम करेंगे AI की मदद से। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मोर एफिशिएंट हायरिंग प्रोसेस होगी थ्रू द AI पावर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, अनबाइस्ड टैलेंट सिलेक्शन होगा। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि किसी के पहचान से कोई कैंडिडेट वहाँ पे आया है। एंड पर्सनलाइज एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम वहाँ पे रख पाएंगे, जिसकी वजह से रिड्यूस द टर्नओवर ऑफ प्रिडिक्टिंग विच एम्प्लॉयज़ आर एट अ रिस्क ऑफ द लीविंग। ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो वहाँ पे कम इस तरह से रहेगा। जितना ज़्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर 2-3 महीने में, हम ऐसा एग्जांपल ले लूँ कि हर 2-3 महीने में एम्प्लॉय चेंज हो रहा है, तो वो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो 2 महीने बाद वहाँ पे काम करने वाले लोग हर 2 महीने में चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं बनी रहेगी। फिर है AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन एंड मार्केटिंग, तो बिजनेस आर यूजिंग AI टू क्रिएट हाई पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस फ्रॉम द टेलर प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस टू इंडिविजुअलाइज मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, कि पर्सनलाइज कैंपेन वहाँ पे करी जाती है कि जो डिपेंड ऑन द डेमोग्राफिक सिचुएशन, जैसे कि कोई अगर रूरल एरिया का बंदा है, ठीक है, तो उसको इस तरह से उसकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करी जाए। कोई अर्बन एरिया का है तो उसके अकॉर्डिंग उसको अट्रैक्ट करा जाए। इसकी वजह से क्या होगा, इम्पैक्ट enhance the customer loyalty and better conversion rate. AI driven algorithms can suggest product, content and service based on the user behavior, leading to more targeted marketing strategy and higher return on the investment. ठीक है, कि हमारा जो यूज़र बिहेवियर है, हमारा सर्विस किस नेचर का है, हमें वो पता चलेगी कि पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेन की वजह से हमारा प्रोडक्ट, कंटेंट, सर्विस किस नेचर की होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए, वो हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हमें पता चलेगी। फिर AI इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट, जहाँ पे AI इज ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प करेगी, क्रेडिट स्कोरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट में भी AI हेल्प करेगी। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कैन एनालाइज वास्ट डेटा सेट टू द डिटेक्ट पैटर्न एंड एनोमलाइज दैट ह्यूमन राइट्स मिस। ठीक है,
तो वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट में भी AI हेल्प कर रहा है, जहाँ पे की ट्रेंड्स हो गया, क्रेडिट स्कोरिंग कैसी नेचर की है, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड वो सभी काम AI कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट होगा रिड्यूस द फाइनेंशियल रिस्क, बेटर फ्रॉड डिटेक्शन एंड मोर एक्यूरेटली फॉरकास्टिंग द बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, हमें अपने जो प्रोडक्ट कोई कस्टमर किस नेचर से वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, उसका मंथली मंथ में किस टाइम पे उसका परचेसिंग जो रेशियो है, वो परचेस रेशियो है वो बढ़ रहा है, वो भी हम वहाँ पे डिटेक्ट कर पाएंगे। AI पावर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS, तो की ट्रेंड क्या होगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पावर बाय द AI आर हेल्पिंग मैनेजर्स मेक बेटर डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग एडवांस एनालिटिक्स प्रिडिक्टिंग मॉडलिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस, जहाँ पे एडवांस एनालिटिक्स होगा, मेक बेटर डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग एडवांस एनालिटिक्स। ठीक है, कि कस्टमर किस नेचर से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग सपोर्ट सिस्टम होगी, सिनेरियो एनालिसिस करा जाएगा, जिसका इम्पैक्ट होगा फास्टर मोर एक्यूरेटली डिसीजन अक्रॉस वेरियस बिजनेस फंक्शंस फ्रॉम मार्केटिंग टू द ऑपरेशन। ठीक है, मार्केटिंग से लेकर रियल एक्चुअल में जब जिस कंपनी में जिस फैक्ट्री में वो चीज़ें बन रही है, रियल ऑपरेशंस के बीच में भी AI डिसीजन करने में हेल्प करेगा। फिर एज AI फॉर द रियल टाइम डिसीजन, तो एज कंप्यूटिंग कंबाइंड विद AI इज एनेबलिंग रियल टाइम डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग एट अ सोर्स, रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, हमारा रिस्पॉन्स टाइम AI की मदद से बढ़ेगा, जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इवेंट इन द रियल टाइम enabling automation and improve operations efficiency and enhancing customer experience, particularly in sector like manufacturing, logistics and retail, especially in sectors में जहाँ पे डिसीज़न लेना क्विक डिसीजंस की मदद से हम कॉम्पिटिटर से कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे क्विक डिसीजन पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, तो इन सेक्टर्स में AI रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। फिर AI फॉर साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे AI इज बीइंग यूज्ड टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स बाय आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी, डिटेक्टिंग थ्रेट्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू अटैक द रियल टाइम। ठीक है, जहाँ पे कोई वल्नरेबल सिचुएशन है, साइबर सिक्योरिटी की बात हो गई, हमारा जो डेटा है हमने जो स्टोर करा हुआ है ऑनलाइन, तो उसको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू अटैक्स इन द रियल टाइम। ठीक है, रियल टाइम में हमारा जो डेटा है उसकी सुरक्षा की बात करी जा रही है AI में। एंड इम्पैक्ट क्या होगा, AI ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सिस्टम कैन प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट अटैक्स फास्टर देन द ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, जहाँ पे AI की मदद से क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल मेथड से हटकर वो हमारे डेटा को किस तरह से प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट कर सकते हैं अटैक से, कि हमें पता होगा पहले से कि मे बी इस चीज़ की वजह से हमारे जो डेटा है वो डेटा की सुरक्षा भंग हो सकती है, हमें वो पता होगा, प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, जो ऑफर करेगा बेटर प्रोटेक्शन फॉर द बिजनेस डेटा एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द ब्रेचेस। फिर AI एनहांस द इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, AI is being used to identify market trend, customer preference and opportunities for the new product and service. It can even assist in the design process by stimulating and testing product variation. ठीक है, आइडेंटिफाई करना है मार्केट में किस तरह से ट्रेंड है, कस्टमर की किस तरह से प्रेफरेंस है, कौन कौन से नए प्रोडक्ट के हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो वो हमारे इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में AI हेल्प कर रहा है। इम्पैक्ट क्या होगा कि शॉर्टन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है, कि हमें पता होगी कि जो डेवलपमेंट साइकिल है प्रोडक्ट की वो किस नेचर की है, कहाँ पे इंट्रोडक्शन, मैच्योरिटी, डिक्लाइन स्टेज पे है, हमें वो पता चलेगी। इम्प्रूव द प्रोडक्ट मार्केट फिट। ठीक है, कि कस्टमर को किस नेचर का प्रोडक्ट चाहिए, हमें उस नेचर का प्रोडक्ट हमें कस्टमर तक पहुँचाना है। एंड मोर इनोवेटिव सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते रहेंगे। फिर AI फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जहाँ पे कंपनीज आर अडोप्टिंग AI टू रिड्यूस देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूसेज एंड प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, AI की मदद से क्या होगा कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो या ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूसेज हो, कि ठीक है हमारे पास जितने लिमिटेड रिसोर्स है हम उसका मैक्सिमम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड प्रमोट करेगा सस्टेनेबिलिटी को। जहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंक्लूड द एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशंस हो गए, वेस्ट रिडक्शंस है, सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी है, उसकी हम बात करें बिजनेस में, जो मीट करेगा रेगुलर रिक्वायरमेंट एंड अपील टू द इको कॉन्शियस कंज्यूमर।
ठीक है। हम जहाँ पे एआई में बात करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, ठीक है, कि हम उसका रीइस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करेंगे तो इस नेचर के जो कस्टमर होंगे हम उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर एआई फॉर कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, जहाँ पे बिजनेस आर लिवरेजिंग एआई टुगेदर एंड एनालाइज मार्केट डेटा, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज एंड इंडस्ट्री टेंड टू मेक मोर इन्फॉर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटर ने किस नेचर की स्ट्रेटेजी अपनाई है मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उन सब की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी, जिसकी वजह से हम अपना जो प्रोडक्ट से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी हमारा जो डिसीज़न है वो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस टूल एनेबल कंपनीज टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी क्विकली एंड अलाउिंग देम टू एडजस्ट देयर स्ट्रेटजीज एंड स्टे कॉम्पिटिटिव इन डायनामिक मार्केट, ठीक है, जो मार्केट है वो एक डायनामिक नेचर के है, तो वहाँ पे जो कस्टमर की चॉइस है, कॉम्पिटिटर का जो डिसीजंस है वो हमारे प्रोडक्ट पे हमारे प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट ना हो, वो हम एआई की मदद से देखेंगे। फिर एथिक गवर्नेंस एंड रेगुलेशन ऑफ एआई, ठीक है, जहाँ पे एआई इंश्योर करेगा दैट द सिस्टम आर डिज़ाइन, डिप्लॉय एंड यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमने एआई की मदद से जो भी चीज़ें डेटा हमने इस्तेमाल करी है उसका डिज़ाइन, उसका इस्तेमाल एंड उसका इस्तेमाल करने के बाद हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इज़ इसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग ट्रस्ट, मिनिमाइजिंग हार्म एंड मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट ऑफ एआई वाइल मिटिगेटिंग इट्स रिस्क्स। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट है एथिकल कंसिडरेशन, हमने देखना है, जहाँ पे हम बात करें एथिक्स से क्या समझ रहे हैं हम। Ethic is an AI involved ensuring that AI technologies are developed and deployed in a way that are fair, transparent, accountable and beneficial to the society, ठीक है, कि हमारा जो डेटा हमने लिया है वो फेयर नेचर का है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो जो सिस्टम हमने एआई के लिए इस्तेमाल करी है वो उसके लिए अकाउंटेबल होंगे एंड बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, ठीक है, एआई का इस्तेमाल करने से सोसाइटी को कोई हार्म नहीं हो रहा है, वही हमारा मेन एथिकल कंसिडरेशन में आएगा, जिसमें फर्स्ट है बायस एंड फेयरनेस। बायस एंड फेयरनेस से हम क्या समझ रहे हैं कि फर्स्ट इसका चैलेंज क्या है कि हमने जो डेटा इस्तेमाल करा है देर आर ट्रेन ऑन एंड लीडिंग ऑन द अनफेयर आउटकम्स एंड स्पेशली फॉर मार्जिनल ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे हमने जो डेटा लिया, ठीक है, हम वेरियस डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं एआई के लिए, एक ही सोर्स से अगर हम डेटा लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो मे बी बायस नेचर का आएगा, तो वही हमारे लिए चैलेंज है कि हमने वेरियस सोर्सेज से डेटा इस्तेमाल करना है। इसका सॉल्यूशन ये है डेवलपिंग एआई मॉडल विद फेयरनेस माइंड यूजिंग द डाइवर्स डेटा सेट से हमने लेना है एंड अप्लाइंग फेयरनेस एल्गोरिदम टू डिटेक्ट एंड मिटिगेटिंग बायस, ठीक है, तो हमारे फेयरनेस एल्गोरिदम को इस्तेमाल करना है जिससे हमें डिटेक्ट कर पाएंगे एंड मिटिगेट कर पाएंगे अगर कोई बायसनेस हुई है तो। फिर है ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो एआई मॉडल पर्टिकुलरली डीप learning algorithm are often seen as a black box due to their complexity. Marketing is difficult to understand how decisions are made, ठीक है, वही मेन है, अगर हमने कोई डेटा लिया एआई की मदद से तो वो ट्रांसपेरेंट नेचर का है या नहीं, हमें वो कैसे पता चलेगा, ठीक है, वही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि डेवलप ऑफ द एक्सप्लेन एआई, ठीक है, एक्सप्लेन एआई को हमने डेवलप करना है, जहाँ पे इसका एम होगा मेकिंग एआई मॉडल्स मोर ट्रांसपेरेंट बाय प्रोवाइडिंग अंडरस्टैंडेबल जस्टिफिकेशन फॉर दैट डिसीजंस। एआई की मदद से हमने कोई डिसीजन लिया कि हमने जस्ट एग्जांपल लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, ठीक है, अगर हमने वो बोल रहा है लेफ़्ट जाना है आपको, ठीक है, और लेफ़्ट जाके अगर कोई अनहोनी हो गई, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ हो गई कि जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट डेटा होना चाहिए जहाँ पे हमने जो डिसीज़न लिया है वो ट्रांसपेरेंट नेचर का, ओके, उसने किस बेसिस पे वो हम लेफ़्ट जाने के लिए हमको सजेस्ट करा है। फिर प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन की बात करें तो चैलेंज वही है कि आर रेयरली ऑन द लार्ज डेटाबेस, हम सबसे पहले तो एआई सिस्टम ऑफर रिलाई ऑन द लार्ज डेटा सेट पे डिपेंडेड है एंड इट इंक्लूड द सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दिस रेज कंसर्न अबाउट द डेटा प्राइवेसी एंड अनऑथोराइज्ड डेटा यूज़, ठीक है, एआई का इस्तेमाल आज सब हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, मतलब बड़े लोग भी वही कर रहे हैं, ठीक है, तो लार्ज डेटा सेट से हमने वो इंफॉर्मेशन डिपेंड है उस पर, तो यहाँ पे सेंसिटिव पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन है उसको भी हमने किस तरह से उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका सॉल्यूशन यही है कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन
इज़ मेन, जहाँ पे एडिशनल वही देखने का काम है कि हमारा जो डेटा है उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता रहे। फिर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, वही बोला मैंने अभी आगे कि हाँ, अगर कोई डिसीजन लिया जाता है एआई के मदद से, तो अगर उससे कुछ डैमेज होगा तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगी। तो उसका सॉल्यूशन है कि क्लियर फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी आर नीडेड, वे डेवलपर्स, ऑर्गेनाइजर एंड यूजर ऑफ एआई सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग एथिकल प्रैक्टिसेस एंड एड्रेसिंग एनी हार्म कॉज बाय द एआई डिसीजन। अगर एआई के वजह से कोई हार्म हुआ है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा वो हमें पहले से ही पता होगा। फिर ऑटोनॉमी एंड ह्यूमन ओवरसाइट, इसका चैलेंज क्या है कि एआई कुड मेक डिसीजन दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल्स लाइफ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, इंडिविजुअल की लाइफ को वो ख़राब भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है, ठीक, यही उसका मेन चैलेंज है कि उसको किस तरह से ओवरकम करना है। उसका सॉल्यूशन क्या है, एंश्योरिंग दैट एआई सिस्टम आर डिज़ाइन विद द प्रॉपर ह्यूमन ओवरसाइट, ठीक है, ह्यूमन मतलब इंसान की निगरानी में रहकर एआई कुछ डिसीजन ले, वो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, ऑटोमस व्हीकल हो गए, लॉ एनफोर्स हो गए, ठीक है, हमने उसकी अगर कितने ही ऐप आ जाए, ठीक है, कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस ऐप में डालिए, आपको सर दुख रहा है, आपकी आंखें जल रही है, इस तरह से आप कुछ डालते हैं उसके सिम्टम्स, और आपको जो आंसर आता है उससे आप उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। आपको वही रहेगा ना कि हम आप रियल डॉक्टर के पास जाकर हम ये सब हमारे सिम्टम्स बोले और हमें पता चले कि एक्चुअल में हमें हुआ क्या है, ठीक है। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होती है। फिर जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, जहाँ पे चैलेंज क्या है, एआई सिस्टम ऑटोमेटेड टास्क ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय द ह्यूमन, देयर इज कंसर्न अबाउट द जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड वाइंडिंग अप गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू एआई टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट, ठीक है। जो मतलब एआई की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सॉल्यूशन क्या है कि पॉलिसी मेकर एंड ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट फोकस ऑन द स्किलिंग ऑफ द वर्क फोर्स फॉर एंश्योर दैट एआई डज नॉट लीव द पीपल बिहाइंड, ठीक है। एआई को लोगों को साथ लेके चलना है, लोगों को पीछे रख के नहीं। इसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाना चाहिए, जिसकी वजह से क्रिएट द सेफ्टी नेट फॉर द अफेक्टेड वर्कर्स, जिसकी वजह से जो वर्कर्स को एआई की वजह से जॉब छोड़ना पड़ सकता है, उनको सेफ्टी का ध्यान वहाँ पे रखा जाए। फिर गवर्नेंस ऑफ एआई, किस तरह से गवर्नेंस में हेल्प करेगी, जहाँ पे एथिकल गाइडेंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ठीक है। अगर मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर डेवलपिंग एथिकल गाइडेंस फॉर द एआई, इंक्लूडिंग एआई एथिक्स बोर्ड फॉर कमिटी दैट ओवरसाइट द डिज़ाइन, डिप्लॉय एंड यूज़ ऑफ द एआई, किस तरह से एआई का इस्तेमाल करना है, किस तरह से उसको डिज़ाइन करनी है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, ठीक है, वो सब वहाँ पे बताया जाएगा। एआई लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे कि एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ एआई फ्रॉम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ टू द डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, जैसे डिज़ाइन करे उसको किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से वो डिक्लाइन स्टेज में है, किस तरह से उसको मॉनिटर करना है, वो सब चीज़ें भी एआई लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में आएगी, जहाँ पे हमें मॉनिटर करते रहना है कंटिन्यूसली, फेयरनेस, उसकी अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। फिर स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट कितना है, गिविंग द डाइवर्स शेयर होल्डर इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स हो गए, इंडस्ट्री लीडर हो गए, कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है एआई का, तो ये सब इस्तेमाल करें, पब्लिक है, एकेडमिशियन है, ये सब वहाँ पे, तो ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरेक्शन एंड द वैल्यूज़। एआई रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे AI governance should include mechanism for identify, assessing and managing the risk associated with the AI system such as safety risk हो गई, ethical risk है, reputational risk है, ठीक है, ये सब रिस्क मैनेजमेंट है AI में। तो इसको किस तरह से इम्पैक्ट करेगा वो असेसमेंट बिफोर द डिप्लॉइंग AI, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इट्स इफेक्ट। एआई की मदद से अगर हमने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट सोली ऑटोमेटेड बट इंक्लूड्स द मीनिंगफुल ह्यूमन जजमेंट इन द इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस चैलेंज। सबसे बड़ा यही चैलेंज है, अगर एआई की मदद से कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट ना एक सिंगल पर्सन में बड़े ग्रुप पे इम्पैक्ट होगा, वो भी हमें देखना होगा।
रेगुलेशन ऑफ एआई, किस तरह से रेगुलेशन करा जाएगा, जहाँ पे रेगुलेशन इन्वॉल्व कौन कौन सी चीज़ें, क्रिएटिंग रूल्स, पॉलिसी एंड लॉज टू गाइड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी से। तो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, कौन से पॉलिसी है, कौन से लॉ को लॉ बनाया गया है उसको गाइड एंड कंट्रोल करने के लिए, वो भी हमें देखना है। तो पहले है नेशनल इंटरनेशनल एआई फ्रेमवर्क, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन है इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, और यहाँ पे इंटरनेशनल बॉडीज सच एज OECD and UNESCO are also working on guiding principles for framework for AI governance। फिर AI ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे क्या करेगी, मैनी रेगुलेटरी एफर्ट्स फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट एआई सिस्टम आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी की मेन बात आएगी, तो कंपनीज क्या कर रही है, डेटा सोर्स जहाँ से इस्तेमाल करेगी तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, तो दिस अलाउ फॉर एक्सटर्नल ऑडिट और इंश्योर देयर अकाउंटेबिलिटी। तो ऑडिट करवाना ज़रूरी है, मेन यहाँ पे एक कीवर्ड याद रखना है। फिर एआई सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करें तो हाई रिस्क सेक्टर्स लाइक ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड हेल्थ केयर में रिक्वायर रिगोरियस सेफ्टी टेस्टिंग बिफोर द डिप्लॉयमेंट। ठीक है, उस एआई का इस्तेमाल करने से पहले हमने क्या देखना है, अगर हेल्थ केयर में या ऑटोनोमस व्हीकल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी का वहाँ पर ध्यान हमने रखना है। स्टैंडर्ड फॉर एआई डेवलपमेंट, तो जहाँ पे गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री ग्रुप्स आर वर्किंग ऑन क्रिएटिंग टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर एआई डेवलपमेंट टू एंश्योर दैट एआई सिस्टम्स आर सेफ। अगर हम गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है तो सेफ़ है, एआई रिलायबल है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, इंटरऑपरेबल है कि नहीं, वो भी हमने देखना है, जिसमें क्या होगा कि टेक्निकल नॉर्म्स, डेटा क्वालिटी, एल्गोरिदम, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस की हम बात करेंगे। फिर प्राइवेसी लॉ एंड डेटा प्रोटेक्शन की बात है, जहाँ पे जीडीपीआर हमने देखा ऑलरेडी कि जीडीपीआर एक रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है, जहाँ पे इसेंशियल कंपोनेंट है एआई रेगुलेशन में। की चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन एआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी है वो बॉर्डरलेस है, कहाँ से भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में है डिफरेंट अप्रोचेस टू रेगुलेशन एंड एथिक्स। फिर रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहा है, ठीक है, आज से 5 साल पहले इतना एआई का ट्रेंड नहीं था, लेकिन अभी कितना है और आगे फ्यूचर में तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। फिर एनफोर्समेंट है, एंश्योरिंग कंप्लायंस विद एआई एथिक्स एंड रेगुलेशन रिक्वायर इफेक्टिव एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। इट इंक्लूड इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज कंडक्टिंग ऑडिट। ठीक है, हमें रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए हमारे ऊपर एआई के लिए, ऑडिट प्रॉपरली होनी चाहिए, इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर प्रॉपर कंप्लायंस फिल नहीं हो रहे हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी के भी प्राविधान होना चाहिए। फिर पब्लिक ट्रस्ट मेनली है, जहाँ पे वाइड एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट पब्लिक एआई पे कर रही है, तो इफेक्टिव रेगुलेशन एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म आर एसेंशियल। पब्लिक कॉन्फिडेंस इन एआई डिपेंड ऑन द क्लियर गाइडलाइंस दैट एंश्योर एआई सिस्टम आर अलाइन विद द सोसाइटल वैल्यू। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन एआई पे देखी जा रही है या एआई दे रहा है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, वो हमें देखना है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।